अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, अपने और गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक अल्ट्रासाउंड वाला पढ़ा था। आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको गौर से समझिएगा आपने। पहला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर हवा में आप शाउट करें तो आपकी आवाज़ किसी दोस्त तक आराम से पहुंचेगी, मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दो कैंस ले लें और उसके दरमियान एक स्ट्रिंग लगा लें और उस कैंस के थ्रू बोलें तो आपकी आवाज़ ना आसानी से पहुंचेगी, तो तेज़ी से पहुंचेगी। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी दो रीज़न। पहली चीज़ ये कि हमारे पास, आपको पता है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स के अंदर तेज़ी से ट्रैवल करता है बजाय एयर के। एयर में जब शाउट करेंगे तो साउंड एनर्जी ज़ाया हो जाती है, एटम दूर दूर जाएंगे, जबकि सॉलिड के अंदर एटम करीब करीब है, साउंड ट्रैवल फास्टर करता है, तो आसानी से हमारे पास हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो साउंड जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा, इन लाइन रहेगा। हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर ही हमारे पास साउंड रहेगा। जब हवा में बोलते हैं तो चारों तरफ आवाज़ फैल जाती है, जबकि स्ट्रिंग में एक लाइन के अंदर रहता है, तो साउंड एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रैवल करेगा फास्टर। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या करते हैं कि वी कैन रिकग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम द सेम वॉइस। हमारे पास क्या करते हैं कि हम रिकग्नाइज कर सकते हैं दो बंदे जो सेम आवाज़ के साथ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ऐसा क्यों है? आपको पता है कि सेम लाउडनेस और सेम पिच हो तो उसके बावजूद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम क्वालिटी ऑफ साउंड की बेस पे। क्वालिटी ऑफ साउंड वो करेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके दरमियान। फिर हमारे पास है कि यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम। होता क्या कि जिस टाइम आप दीवार के कोने से किसी भी बंदे की आवाज़ ना सुन सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते जब तक वो आपकी नज़रों के सामने ना हो। तो ऐसा क्यों है? हमारे पास साउंड और लाइट की जो हमारे पास वेवलेंथ है ना, उसमें बड़ा डिफरेंस है ना। तो हमारे पास जो साउंड है वो हमारे पास क्या करते हैं, जो कॉर्नर हैं उनसे हमारे पास डायफ्रैक्ट कर सकती है। वेवलेंथ अगर हमारे पास कम होगी तो डायफ्रैक्शन आसान होती है, अगर वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी तो फिर ज़रा डिफरेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड एंड लाइट मे डायफ्रैक्ट फ्रॉम एजेस और कॉर्नर इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ कंपेरेटिव विद द साइज ऑफ द कॉर्नर। जैसे हमारे पास वेवलेंथ और कॉर्नर का मतलब चीज़ों का साइज़ एक जैसा होगा तब ये डायफ्रैक्शन ईजी होगी। मैंने डायफ्रैक्शन के अंदर आपको बताया था कि डायफ्रैक्शन तब भी प्रोमिनेंट होती है जब हमारे पास वेवलेंथ उसके दरमियान जो ऑब्स्टिकल है उसकी वेवलेंथ के इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि साउंड जो है वो डायफ्रैक्ट कर जाती है, उसकी वेवलेंथ हमारे पास वो थोड़ी हमारे पास शॉर्टर है। ठीक है, जबकि लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर है, इस वजह से हम उस चीज़ को देख नहीं सकते। ठीक है, इसको आंसर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऐसा रूम जिसके अंदर चारों तरफ हमारे पास क्या लगी हुई हो, वॉल टू वॉल हमारे पास कारपेट लगी हो, उसके अंदर ना आवाज़ ऊंची होती है बजाय इसके कि वुडन फ्लोर हो तो उसके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है हमारे पास के हमारे पास जो वॉल टू वॉल कारपेट वाला है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा साउंड है जो वो एब्जॉर्व हो जाती है। रिफ्लेक्शन हमारे पास होना इतना आसान नहीं होती। ठीक है, साउंड हमारे पास एब्जॉर्व हो जाती है, जबकि वुडन फ्लोर के अंदर साउंड एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो जाती है, डिफरेंट रिफ्लेक्शन होती हैं, तो मल्टीपल वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी ज़ाया हो जाती है, तो आप तक आसानी तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, सीढ़ी की आवाज़ ऊंची होगी वॉल टू वॉल कारपेटेड रूम में। ठीक है, उसके बाद कहता है जी स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम है, तो कहता है उसके बारे में क्या आपका रिस्पॉन्स है? तो ज़ाहिर सी बात है, गलत चीज़ है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग इन पर सेकंड है, जबकि स्पीड हमारे पास क्या है, वो तो हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन है 6 वाला, टू पर्सनस आर लिसनिंग टू सेम म्यूजिक सेम डिस्टेंस दे डिसएग्री ऑन द लाउडनेस। कहता है कि सेम जगह से सुन रहे हैं दो बंदे आवाज़ को, म्यूज़िक को, लेकिन वो डिसएग्री है। कहता है एक कहता है ऊंची, एक कहता है आहिस्ता। तो ऐसा क्यों है? तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दोनों के अंदर डिस्टेंस भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, उनके जो कानों के सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। एक बंदे की जो मैंने बताया था फिज़िकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसा होता है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे जो है थोड़ा फासले पे साथ खड़ा हुआ लेकिन उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, जबकि एक बंदे के लिए आवाज़ बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इको और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो इको और रिफ्लेक्शन में बड़ा डिफरेंस है। इको हमारे पास है और रिफ्लेक्शन हमारे पास बज़ाहिर एक ही चीज़ है। इको जब भी प्रोड्यूस होगी रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होगी, लेकिन रिफ्लेक्शन हर दफ़ा इको नहीं बनती। इको तभी प्रोड्यूस होती है जब दो कंडीशनें पूरी हों। मैंने बताया था आपको दो कंडीशनें वो कौन कौन सी हैं कि 0.17 सेकेंड जो है वो मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों सर्फेसिस के दरमियान, और हमारे पास टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए रीहेयर साउंड का, ठीक है। और उसके बाद है विल टू सेपरेट 50 dB साउंड टुगेदर वेक 100 dB। दो 50 dB के जो सोर्सेज हैं मिला के 100 dB बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये लॉगरिथम स्केल है आम हमारे पास स्केल। तो टू सेपरेट 50 dB सोर्सेज में हैव नेट 100 dB साउंड इफ बोथ आर साउंड वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, तो तब ऐसे हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि जो साउंड के सोर्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस करें, क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर आए, तो फिर हमारे पास इस लॉगरिथम्स जो स्केल होता है ना उसके अंदर सिंपली एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 50 dB की दो सोर्सेज 100 dB ही लाजमी बनाएं, ठीक है, जो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है वाई अल्ट्रासाउंड वेव इन यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन का आपने आंसर ये नहीं लिखना कि मेडिकल के अंदर इसके यूजेस क्या हैं, वो ये पूछ रहा है कि मेडिकल के अंदर यूज़ करते क्यों हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा दूर तक ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसने दे दी, आई की वैल्यू दे दी 3 × 10⁻⁻⁶ है, और इंटेंसिटी ऑफ फेयरनेस रेडियस आई नॉट की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी, वो हमेशा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। न्यूमेरिकल में नहीं दी होगी, आपको खुद पता होनी चाहिए आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 है। L - L नॉट यानी इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू आपसे पूछ रहा, फार्मूला हमारे पास क्या है, L - L नॉट इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो इसके अंदर वैल्यूज़ लगा दी हमने, 10 log आई की वैल्यू भी लगा दी, आई नॉट की भी लगा दी, तो सबको सॉल्व किया कैलकुलेटर के साथ, तो जो आंसर आता है 64.7 dB आता है। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है आपको कि आई की वैल्यू फाइंड आउट करके दें। इसी फार्मूले के अंदर ना आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L - L नॉट की वैल्यू ना उससे खुद से दे दी 100 dB, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसे करेंगे, देखें हमने अब क्या किया, L - L नॉट की वैल्यू पहले से दे दी है उसने, तो वो 100 हमने लगा दी यहाँ पे, 100 आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने 100 लगा दी, 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो दोनों को 10 को 100 के साथ जाके डिवाइड कर दिया, जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 रह जाएगा। तो आई की वैल्यू नहीं पता, आई की जगह हमने आई लिखा, 10⁻⁻12 लिखा हुआ है। अब हमारे पास लॉग आई डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12 है। तो अब आपको पता ही है कि जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा। अब लॉग की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 10 एंटी लॉग ऑफ 10⁻⁻12। तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻12 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्व होगा। अगला वाला न्यूमेरिकल के अंदर भी बी पार्ट की तरह है, बिल्कुल अनारकली बाज़ार है, वहाँ पे उसमें कहते हैं कि इंटेंसिटी लेवल जो खुद दे दी साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल 80 dB, यानी L - L नॉट की वैल्यू पहले से दे दी, आई नॉट हमें खुद से पता है 10⁻⁻12 होता है, तो आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यहाँ पे 80 है, 10 है, 10 को 80 के साथ डिवाइड किया तो सिर्फ 8 रह गया, लॉग ऑफ 10⁻⁻12 और आई है, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने से 8 एंटी लॉग ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास, और ये सारा आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻8 10⁻12, और आई की वैल्यू हमारे पास 10⁻8 10⁻12 दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको अलहदा से दोबारा समझा दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। थर्ड वाला न्यूमेरिकल इजी है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दी 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है 5 होती है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको मीटर में चेंज करने की 100 से डिवाइड किया, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमने फार्मूला लगाया, इसमें से f की वैल्यू हमारे पास हमने ले ली, रीअरेंज किया फार्मूले को, वी एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.6 × 10⁻³
उसके बाद हमारे पास है कि डॉक्टर हेयर 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, 72 बीट्स आती हैं 1 मिनट के अंदर। तो आपको पता है कि 72 मिनट्स 1 मिनट के अंदर आएँ तो फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, 1 सेकंड का हिसाब होता है। तो 72 को आप 60 सेकंड से डिवाइड करें तो 1 सेकंड का हिसाब आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके 1.2 हर्ट्ज़ आ गई, ठीक है। और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 किया तो 0.833 सेकंड्स आ गया। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल हैं, वो हमारे पास इको से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप एक देखिए, जो टीम हमारे पास है कि उसको टाइम जो उसने बताया 1.5 सेकंड्स है, स्पीड आपके पास 1500 मीटर है, डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारे पास है टू वी टी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड निकलेगी 2250 मीटर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो टोटल आंसर निकला ना, इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल निकला 2250 निकला। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो इको है उसके लिए जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, यानी जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पलट के उतना ही वापस हुआ। तो ये डबल डिस्टेंस हुआ है 2250। तो आपको इस डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस आ जाए। तो 1125 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी यही आम होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। टाइम की वैल्यू दी, वी की वैल्यू दी, डी की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एस या डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू वी बाई वी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही 1730 आता है, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। और बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम फार्मूला, सेम हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। 7th वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, 8 वाला। उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन रेन है आपको पता है 20,000 से 20 हर्ट्ज तक सुन सकती है। तो वो कहता है कि दोनों के लिए हमारे पास वेवलेंथ फाइंड आउट करके दें। पहले हमारे पास फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के लिए हम पहले V1 इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1 कर दिए, ताकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड आउट कर सके। लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास, वी की वैल्यू 343 ही लगानी है आपने, हमेशा दी हुई है उसने। तो पहले के लिए लैम्डा 1 के लिए 20,000 हर्ट्ज लगा दें, तो वैल्यू आ जाएगी 1.7 10 की पावर -2। और लैम्डा 2 के लिए ये इस 20,000 हर्ट्ज से हटा के सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज कर दें, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी वाला न्यूमेरिकल है 9th वाला। इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 2 किलो हर्ट, किलो का मतलब है 10 की पावर 3। तो ये ले ली। लैम्डा आपको दे दिया 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया। डिस्टेंस आपको 1.5 किलोमीटर दे दिया, इसको भी मीटर में चेंज करना है आपको। तो किलो का मतलब है 10 की पावर 3 लगा दें। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के ज़रिए हमने पहले फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी फाइंड आउट की, 700 मीटर पर सेकंड आ रही है। फिर नेक्स्ट फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाया, वहाँ से टी की वैल्यू आ गई 2.1 सेकेंड, ठीक है। ये पहले हमारे पास वेलोसिटी वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के जरिए निकाली, फिर एस इज इक्वल टू वी बाई टी। जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के लास्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल तकरीबन इसी तरह का था, ट्रिपल टैंक वाला, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। जो कि समझ ना आए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और गिर लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।